हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस जो हैं सभी क्लासेस में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि टॉपिक हम पहले जान लेते हैं कि किस टॉपिक के हम क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है बेसिक इंग्लिश स्किल। इस टॉपिक से रिलेटेड 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास नंबर 5 में कर चुके हैं, और इससे पहले की अगर क्लासेस आपने नहीं देखी तो वो भी आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है आपकी। मेरे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास 2024 ऐसे करके ऑप्शन दिख जाएगा, ऐसा थंबनेल दिख जाएगा जैसे आपके सामने है। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। आज हम करेंगे क्लास नंबर 6, और ऐसे ही आने वाली क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 में से 25 नंबर लाने ही हैं, बस इतना समझ लीजिए, लाने ही हैं आप। वो बात बिल्कुल सही है कि ये सिंपल है क्वेश्चन, ये बात बिल्कुल सही है कि सिंपल है क्वेश्चन, आप लोग कर लोगे, लेकिन अगर 25 में से 25 लाने हैं तो आपको ये क्लासेस को देखना जरूरी है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, राइट। उससे आपको बहुत ही आसानी होगी आपके एग्जाम में। थ्योरी में तो आप अपनी मेहनत कर रहे होंगे, और ये क्वेश्चन जो है वो सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। अगर आप किसी भी ट्रेड से हैं, जो कोपा ट्रेड है वो तो है ही एक ही साल की है, लेकिन अदर जो ट्रेड हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट है वो सभी के लिए कॉमन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास नंबर 6 है, क्योंकि हम पहले ही इसके 30 क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास नंबर 5 में, जरूर देख लीजिएगा। कुछ जो 7-8 मेरे स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल रेगुलर है, रोज टाइम पर क्लास पे आते हैं, वो एकदम अपने एग्जाम को लेके सीरियस हैं। ऐसे ही बच्चे मुझे पसंद है जो हमेशा अच्छे से पढ़ते हैं, टाइम से क्लास को देखते हैं, टाइम टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। द पंक्चुएशन इन अ सेंटेंस मेक्स द मीनिंग डैश टू अंडरस्टैंड। किसी वाक्य में विराम चिन्ह से अर्थ डैश से समझ में आता है। विराम चिन्ह आप समझते हैं, विराम चिन्ह जैसे कि हु आर यू, हु आर यू, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, वाओ, व्हाट अ कॉफी, राइट, वाओ व्हाट अ कॉफी। एंड या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे क्या है, ये मैं साइन जो लगा रही हूँ कि इनके बिना, अगर इनके बिना कोई सेंटेंस लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा अनक्लियर, वो अधूरा कहलाएगा। लेकिन जब पंक्चुएशन मार्क लग जाते हैं, दो एग्जाम्पल बहुत हैं, राइट, दो एग्जाम्पल बहुत है आपके लिए, समझ में आ गया होगा। तो जब पंक्चुएशन मार्क लग जाती है, विराम चिन्ह लग जाते हैं, तो उससे वाक्य पूरा समझ में आ जाता है, क्लियर हो जाता है कि ये क्वेश्चन मार्क सवाल पूछने वाला है या फिर ये संबोधित करने वाला है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस शुड स्टार्ट विद डैश लेटर। वाक्य की शुरुआत डैश अक्षर से होनी चाहिए। किसी वाक्य की जब हम शुरुआत करते हैं तो किस अक्षर से होती है, कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव या फिर इटैलिक। सभी को पता है कि जब हम किसी वाक्य की शुरुआत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, वाक्य तो है, तो ये बड़ा अक्षर से लिखा है, ऐसे नहीं लिखा हुआ द बिगिनिंग। भाई हमने अपने क्वेश्चन की शुरुआत की है, क्वेश्चन की शुरुआत की है वाक्य से की है, तो वाक्य की शुरुआत में हम सबसे पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, कैपिटल। 33 नंबर क्वेश्चन है, कॉमा इज यूज टू शो अ डैश विद इन द सेंटेंस। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के भीतर डैश दर्शाने के लिए किया जाता है। कॉमा आपने सुना है, अल्प विराम का मतलब समझते होंगे। देखिए जैसे श्याम, राम एंड घनश्याम, तो ये जो दो नेमिंग वर्ड हैं इनके बीच को मैंने ब्रेक किया है, इन दोनों को ब्रेक किया है कि श्याम अलग है, राम अलग है। तो उसके लिए मैंने किसका यूज किया है, कॉमा शब्द का यूज किया है, और ये कॉमा चिन्ह है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सीता वांटेड टू आस्क नीना अबाउट हर समर प्लान, चूज द करेक्ट आंसर। सीता नीना से उसकी ग्रीष्मकालीन योजना के बारे में पूछना चाहती है, सही उत्तर का चयन करें। मतलब जो सीता है वो नीना से किस तरीके पूछेगी कि भैया तुम्हारा जो समर का वेकेशन प्लान है वो क्या है, तो वो किस तरीके से पूछेगी। फॉर एग्जाम्पल हमें अपने किसी दोस्त से पूछना है कि भैया गर्मियाँ चल रही हैं, बताओ कहीं प्लान है कहीं जाने का, तो हम किस तरीके से पूछेंगे, नीना इज योर प्लान, नीना व्हाट इज योर प्लान, व्हाट नीना आस्क्ड, या फिर नन। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी है, नीना व्हाट इज योर समर प्लान, नीना तुम्हारा
ग्रीष्मकालीन की क्या योजना है? क्या होगा? ऑप्शन बी। सिंपल है ना क्वेश्चन, बस ऐसे ही सिंपल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिंपल है, बस जो कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में या फिर आपको थोड़ा डाउट ना हो बिल्कुल भी, तो उसके लिए क्लासेस हैं। बाकी आप लोग बहुत होशियार हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिंपल है, आप लोग होशियार भी हो क्योंकि बड़े हो गए, उतना कॉमन सेंस है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बस कॉमन सेंस की ज़रूरत है और थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़े आप पढ़े लिखे होने चाहिए बस। पढ़े लिखे तो वैसे भी होते हैं क्योंकि इंटर तो हम लोग कर ही लेते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड कॉमा वेयर एवर इट इज़ नेसेसरी आफ्टर द मीनिंग वी विल गो आउट। जहाँ भी आवश्यक हो अल्प विराम जोड़ें, कॉमा, इसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम। बैठक के बाद हम बाहर निकले तो हमें क्या करना है? आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट। यहाँ पर हमें कॉमा शब्द का यूज़ करना है अपने हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, जैसे सही होगा, कहाँ पर लगना चाहिए। जो अल्प विराम है वो इस सेंटेंस में कहाँ पर लगना चाहिए? आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, या फिर आफ्टर द कॉमा, कॉमा नहीं, यहाँ पर एम है, ओके। आफ्टर द कॉमा मीटिंग वी विल गो कॉमा आउट, या फिर आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट। क्या हो जाएगा? आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद हम बाहर चलेंगे, ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है सेंटेंसेज आर डैश, वाक्य डैश हैं। वाक्य क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग, वर्ब्स, नाउन्स या फिर लेटर। जाहिर सी बात है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, वाक्य वो होते हैं, सेंटेंस वो होते हैं जो संपूर्ण अर्थ सहित होते हैं। पूरा वाक्य है जिसे हम अर्थ सहित समझ सकते हैं, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है A declarative sentence tell us some information or explanation in it ends with dash। एक घोषणात्मक वाक्य हमें कुछ जानकारी या स्पष्टीकरण बताता है, यह डैश के साथ समाप्त होता है। घोषणात्मक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमें कुछ जानकारी या स्पष्टीकरण बताता है, यह डैश के साथ समाप्त होता है। मतलब जो घोषणात्मक शब्द होते हैं वो मार्क के साथ समाप्त होते हैं। ऑप्शन है कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो आंसर होगा फुल स्टॉप। 38 नंबर क्वेश्चन है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद द। ग्रामर हम लोगों ने बहुत पढ़ी है ना, पढ़ी है, तो वही ग्रामर के क्वेश्चन है, ये इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन है। विस्मयादि बोधक वाक्य डैश के साथ समाप्त होता है। जो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं एक्सक्लेमेटरी, जैसे अभी मैंने इसी क्लास में बताया था, वाओ व्हाट अ कॉफी, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये जो है ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर, एक्सक्लेमेटरी मार्क। 39 नंबर क्वेश्चन है वाओ द फ्लावर इन द पार्क आर ब्यूटीफुल, दिस इज अ डैश सेंटेंस। बस पिछला ही क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने बताया ना, वाओ व्हाट अ कॉफी, द फ्लावर इन द पार्क आर ब्यूटीफुल, दिस इज अ डैश सेंटेंस। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्या है? ऑप्शन बी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी इसमें चिन्ह लगा है क्योंकि ये देखिए वाव के आगे, तो ये कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 40 नंबर क्वेश्चन है द पुलिस वर क्वेश्चनिंग अबाउट हिज क्राइम, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट। पुलिस उसके द्वारा अपराध के बारे में पूछताछ कर रही थी, यह किस प्रकार का वाक्य है? जो पुलिस है उसके अपराध के बारे में पूछताछ कर रही थी, उसने कोई अपराध किया है तो उसके बारे में पूछताछ कर रही थी, तो ये किस प्रकार का वाक्य होगा? तो ये होगा डिक्लेरेटिव, घोषणात्मक। 41 नंबर क्वेश्चन है एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज, प्रत्येक पूर्ण वाक्य में डैश होता है। प्रत्येक पूर्ण वाक्य में कितने पार्ट्स होते हैं? तो प्रत्येक पूर्ण वाक्य में 3 पार्ट्स होते हैं। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा होता है जो होता है सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट होता है वो होता है द वर्ब, एंड थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। ये 3 पार्ट होते हैं जिससे हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है द डैश इज व्हाट और whom अ सेंटेंस इज अबाउट। डैश वह है जो वाक्य किसके बारे में है बताता है। इनमें से वह है जो वाक्य किसके बारे में है बताता है। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब, तो वो है सब्जेक्ट। विषय, विषय वह है जो वाक्य के बारे में बताता है। भाई विषय ही गायब होगा तो पता कैसे चलेगा कि ये किस टॉपिक पर बात हो रही है, राइट। जैसे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं,
टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं तो पता है हमें बेसिक इंग्लिश स्किल हमारा टॉपिक है, बेसिक इंग्लिश स्किल सब्जेक्ट है इस क्लास का। तो उसी हिसाब से हम अपने माइंड को भी तैयार किए कि बेसिक इंग्लिश स्किल यानी कि इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, तो उस तरीके से हम तैयार रहते हैं। जैसे हम पहले बता देते हैं कि हम कल इस टॉपिक पर क्वेश्चन करेंगे तो आप उस पर तैयारी भी कर सकते हो, राइट। तो जब तक टॉपिक ही पता नहीं चलेगा हमारी तैयारी उस तरह से नहीं होगी। वही इस क्वेश्चन में है, जब तक विषय नहीं है तब तक हमें वाक्य के बारे में पता नहीं चलेगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर फॉर अ सेंटेंस इज। एक वाक्य का सही क्रम डैश है। कोई जो वाक्य है उसका सही क्रम क्या है, वो किस क्रम में होता है। तो देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए, जो भी स्टूडेंट, थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ आप लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट मेंबरशिप लिए हैं, आप कुछ लोग कहेंगे कि मेंबरशिप कैसे लें, तो आप देखिए सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल जस्ट पास में ही आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। ज्वाइन का, जो भी करना चाहते हैं ज्वाइन, मेंबरशिप लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब के बिल्कुल पास में ज्वाइन का बटन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो मेंबरशिप लिए हैं और लेना चाहते हैं उनके लिए एक न्यूज़ है, आपको हम बता दें। ये जो क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, यही क्वेश्चन, यही जो मेरे हैंड रिटेन मतलब हैंड टाइपिंग मैंने खुद से टाइप किया है इंग्लिश प्लस हिंदी में, तो यही क्वेश्चन की PDF आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करने वाली हूँ मेंबरशिप वालों के लिए। सारे क्वेश्चन जितने भी आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में है, सारे क्वेश्चन आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करने वाली हूँ। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, तब तक जो भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। कैसे लेना है, ज्वाइन के ऑप्शन पे जाएंगे तब आप वहाँ से मेंबरशिप ले सकते हैं। बाकी अगर कोई नहीं लेना चाहता है, पैसे की दुहाई दे रहे हैं कि भैया पैसे नहीं है मेरे पास, तो 29 रुपये है। 89 का अगर आप लेंगे तो और फीचर मिलेंगे, 29 का लोगे तो आपको थोड़ा ही फीचर मिलेगा, मतलब PDF की केबल मिलेगी। 89 वाला लोगे तो उससे और अधिक फीचर मिलेंगे, राइट। तो ये है हमारे फीचर मेंबरशिप के। बाकी अगर जो नहीं लेना चाहते हैं तो वो केवल इन्हीं क्लासेस को करें, इनसे आपको बहुत ही फ़ायदा रहने वाला है। यही क्वेश्चन कि हम PDF फॉर्म में मेंबरशिप वालों को देंगे, बस इतना फ़र्क है। मतलब रिवीजन के लिए, वो एक्स्ट्रा रिवीजन कर पाएंगे, अपनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे, उनके लिए है ये क्वेश्चन। आंसर क्या है, ऑप्शन ए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, राधा हैज लर्न हाउ टू राइट अ सेंटेंस विच इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। राधा ने वाक्य लिखना सीख लिया है, इस वाक्य में विषय कौन सा है। राधा ने वाक्य लिखना सीख लिया है, मतलब वो ग्रामर सीख रही है, उसने वाक्य लिखना सीख लिया है, तो इस वाक्य में विषय कौन है, विषय कौन है, सब्जेक्ट है क्या, तो सब्जेक्ट है राधा। राधा के बारे में ही तो बात हो रही है। राधा ने वाक्य लिखना सीखा है, राधा ने वाक्य लिखना सीखा है, तो राधा ने सीखा है, तो सब्जेक्ट कौन है, राधा। 45 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य का चयन करें। अब हमें सही वाक्य का चयन करना है। आ जाओ भैया इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले, अब पता चलेगा कि इन्हीं क्लासों में यही पता चल जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर बचपन में किसने किसने सही से पढ़ी है। द रोड रन्स ऑन कैट, द कैट रन्स ऑन द रोड, कैट रोड्स रन, या फिर रन्स ऑन द रोड कैट। बहुत सिंपल है भैया, हमारा बी ऑप्शन सही है। बोलने में ही सही लग रहा है कि द कैट रन्स ऑन द रोड, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इन्फॉर्मेशन इज बाय। जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। हमें किसी से जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे को मैसेज करोगे कि मैडम जी एग्ज़ाम हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा, मैडम ये बता दो कि मार्क्स जो हैं वो कितना पासिंग मार्क्स है, मतलब हम एग्ज़ाम में कितने नंबर ला दें कि हम पास हो जाएं। तो आप टाइप करोगे, कमेंट करोगे, मेरे पास आएगा, राइट। मैं जब फ़ोन खोल के कभी देखूंगी, कभी का मतलब मैं देखती हूँ जब टाइम मिलता है तब, राइट। तो तब मैं देखूंगी, तब मैं उसका आंसर दूंगी, तो वो फिर थोड़ा देर लग जाता है उसमें। कमेंट आप करेंगे, मेरे पास आएगा, और फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं उसको देखूंगी, रिप्लाई करूंगी, तो उसमें लगता है बहुत देर। यही अगर आपके पास मेरा फ़ोन नंबर हो तो आप सीधा मेरे से बात करोगे, सब कुछ पूछ डालोगे, मैडम जी ये, मैडम जी वो, सुबह शाम फ़ोन कर करके मुझे कर दोगे आप लोग परेशान, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक चैन नहीं लेने दोगे। तो ये आप जानकारी प्राप्त करोगे कैसे, बात करके ही बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी ली जा सकती है, राइट। ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, अ पोस्टर प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग। एक पोस्टर डैश का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करता है। एक जो पोस्टर है वो
डैश का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करता है। किसी भी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, किसी भी कंपनी की, फॉर एग्जांपल डेटॉल की हो रही है, तो डेटॉल का शीशी जो है वो लगाएंगे, साबुन लगाएंगे, राइट, हैंड वॉश लगाएंगे और उसमें लिखेंगे 99.99% जर्म्स किल। तो ये प्रस्तुत करता है किस चीज़ों के द्वारा? इमेजेस एंड कलर्स के द्वारा। इमेजेस एंड कलर्स के द्वारा वे जानकारी प्रस्तुत करते हैं। पोस्टर तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, इमेजेस एंड कलर्स के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंबल्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन थ्रू। प्रतीक हमें डैश के माध्यम से जानकारी देते हैं। जो प्रतीक होते हैं वो हमें किस माध्यम से जानकारी देते हैं? तो जो प्रतीक होते हैं वो हमें इमेजेस के माध्यम से जानकारी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर कहीं भी काम चल रहा होता है तो वहाँ पर लिखा होता है सर्विस रोड, यानी कि वहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर सर्विस रोड का साइन लगा होता है और वहाँ पर आप देख लेते हो कि अच्छा यहाँ पे आगे काम चल रहा है तो इस रोड से ना जाएं, इस रोड से जाएं, राइट। ऐसे ही कहीं पर खतरा होता है या फिर कोई भी सड़क टूटी होती है, आगे गड्ढा होता है तो आगे ही एक बोर्ड लगा दिया जाता है, ऐसा खोपड़ी टाइप नहीं होता है, कंकाल वाली खोपड़ी, और उस पर ऐसा क्रॉस वाला चिन्ह लगा होता है, यानी कि खतरा है आगे। भाई ऐसे दिखाओगे कि भाई गड्ढा है तो नहीं लोग जाएंगे, खोपड़ी देख लेंगे वो भूत वाली खोपड़ी तो कहेंगे अरे नहीं भैया आगे नहीं जाएंगे हम। मतलब इमेजेस के द्वारा डराते हैं कि भैया, डराते नहीं, जानकारी देते हैं। डराने की बात तो वही होगी कि खोपड़ी पे क्रॉस वाला चिन्ह लगा है कि आगे खतरा है, राइट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यस बॉट अ बैग विच हैड रिसाइकल सिंबल, व्हाट शुड ही डू व्हेन द बैग ओल्ड। यस ने एक बैग खरीदा जिस पर रिसाइकिल का चिन्ह था। बैग पुराना होने पर उसे क्या करना चाहिए? अब रिसाइकिल वाला बैग था तो रिसाइकिल वाला बैग, अगर कोई भी चीज़ है, रिसाइकिल वाली बैग ही क्या, रिसाइकिल वाला कोई भी सामान है तो उसे क्या करना चाहिए? पुराना हो जाए उसे क्या करना चाहिए? रिसाइकिल का साइन देखिए, आप बता सकते हैं। रिसाइकिल का साइन आप बता दे तो मैं जानूँ रिसाइकिल का साइन कैसा होता है। भाई आप लोग इमोजीज वगैरह भेजते हैं तो इमोजीज के और नीचे आइए, उसमें ढूंढिए, रिसाइकिल का चिन्ह आपको मिलेगा, राइट। तो वहाँ से आप बताइए, ढूंढ के लाइए और फिर कमेंट में दीजिए कि रिसाइकिल का चिन्ह कैसे होता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, बैग पुराना होने पर उसे क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए। जलाएंगे क्यों? क्योंकि वो रिसाइकिल होगा, तो जलाना नहीं होगा। थ्रो इट इन द रिवर, नदी में फेंक दे। अच्छा भैया, रिसाइकिलेबल है तो क्या उसे नदी में फेंक देंगे? भाई नदी में नहीं फेंकेंगे, ये भी इसका आंसर होगा गलत। पुट इट इन सॉइल, इसे मिट्टी में डाल दें, ये भी नहीं होगा। शुड डिस्पोजिट इट इन रिसाइकिलेबल आइटम, इसे पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं में निपटाना चाहिए। बहुत सारी रिसाइकिलेबल थिंग्स हैं, सामान हैं, उनको इकट्ठा कर लीजिए और फिर उसको पुनर्चक्रण में डाल दीजिए, उससे कोई एक सामान बन जाएगा दूसरा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, राज वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स मैसूर, ऑन द वे ही फाउंड फ्यू एरोज मार्क्ड नेक्स्ट टू मैसूर ऑन द बोर्ड, व्हाट डज इट सजेस्ट। राज मैसूर की ओर गाड़ी चला रहा था, रास्ते में वह बोर्ड पर मैसूर के बगल में कुछ तीर अंकित मिले। यह क्या सुझाव देते हैं? कुछ तीर अंकित मिले मतलब कि जो राज है वो जा रहा है मैसूर, ये मैसूर है यहाँ पर, और राज जा रहा है अपने मज़े से, राज जा रहा है अपनी गाड़ी से, तो उसको मैसूर पहुँचना है। तो उसके कुछ वेज इस तरीके से हैं, यहाँ पर मैं बढ़िया सी रोड बना देती हूँ। तो ये एक रोड मैंने बना दी है। अब राज मैसूर जाना चाहता है तो वहाँ पर उसको सजेशन के लिए भी तो चाहिए कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। तो सजेशन होगा कि भैया आप इधर मुड़ें, मैसूर के लिए इधर मुड़ें, ये कोई अदर जगह होगी उसके लिए आप इधर मुड़ें, तो वो इधर जाएगा, इधर मुड़ते मुड़ते जाएगा जाएगा जाएगा, फिर आ गए कन्फ्यूज़न में अब किधर जाना है। फिर एक तीर आएगा कि आप मैसूर जाना चाहते हैं तो इधर मुड़ें, राइट, फिर इधर मुड़ें। तो ये जो एरोज हैं ये राज को दिशा बता रहे हैं। क्या होगा आंसर? डायरेक्शन बता रहे हैं। नेक्स्ट है, पीपुल कान हियर द इमोशंस एंड सी अवर फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन वी। जब हम डैश करते हैं तो लोग भावनाओं को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के भाव देख सकते हैं। स्पीक, लिसन, टेस्ट या फिर सी। भाई जब हम क्या करते हैं कि लोग हमारी भावनाओं को सुन सकते हैं। अब सुनने की बात आई है, कोई सुन सकता है यानी हम बोल रहे हैं, राइट। जब हम कोई बात बोल रहे होते हैं तो लोग हमारी भावनाओं को भी समझ सकते हैं कि भैया ये अनामिका मैडम ये कहना क्या चाहती हैं। चेहरे के भाव तो फिलहाल आप मेरे नहीं देख पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मीटिंग कोई हो, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हों और एक लोग बात कर रहे हों
तो जो 4 लोग बैठे हैं, एक लोग बात कर रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, कुछ बोल रहा है, तो जो 4 लोग हैं वो उसके बोलने वाले के एक्सप्रेशन दिखेगा, चेहरे के हाव भाव देखेगा। तो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कॉन्टैक्ट विद द पीपल वी आर स्पीकिंग हेल्प अस टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनके साथ डैश संपर्क हमें आत्मविश्वास से संवाद करने में मदद करता है। नोज, आइज, हेयर या फिर स्किन। जिन लोगों से हम बात करें उनके साथ डैश संपर्क, किसका संपर्क होना चाहिए जिससे हमें आत्मविश्वास से संवाद करने में मदद मिलती है। अब नाक का संपर्क तो नहीं होगा, ईयर का भी नहीं होगा, स्किन का भी नहीं होगा। आई कांटेक्ट, हमने कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ा था ना कि अगर आई कांटेक्ट हमारा होगा बढ़िया तो हमें आत्मविश्वास मिलेगा बोलने में भी, समझने में भी। राइट, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन है इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू योर डैश। भावनाएं आपके डैश के माध्यम से व्यक्त की जा सकती हैं। जो भावनाएं हैं वो हमारे किसके माध्यम से व्यक्त की जा सकती हैं? हाइट, वेट, वॉइस या फिर सिचुएशन। हाइट देखिए नहीं होगा, वेट नहीं होगा, सिचुएशन नहीं होगी। तो जो इमोशंस हैं वो हमारी आवाज़ के माध्यम से व्यक्त की जा सकती हैं। राइट, कभी हम तेज बोलते हैं, कभी धीमे धीमे बोलते हैं, कभी एकदम बिल्कुल बहुत ही सैडली बोलते हैं। तो ये आवाज़ के लहजे से इमोशन का पता चलता है। 54 नंबर क्वेश्चन है सुधा सेड आई फील दैट दीज लाइट आर टू ब्राइट व्हाट इज सी कम्युनिकेटिंग। सुधा ने कहा मुझे लगता है कि ये लाइटें बहुत तेज हैं। वह क्या कह रही है? सुधा ने कहा कि मुझे ये लाइटें बहुत ही तेज लग रही हैं। वह क्या कह रही है? तो वह अपना ओपिनियन दे रही है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। राइट, वो अपना ओपिनियन ही तो दे रही है, ओपिनियन दे रही है वो। राइट, तो इसका आंसर क्या होगा? ओपिनियन फ्रेजेस। 55 नंबर क्वेश्चन है हाउ शुड टॉम टेल अदर दैट ही प्रेफर्ड टीचर जॉन इज बेटर देन जैक। डैश टीचर जॉन इज बेटर टीचर देन टीचर जैक। ओ माय गॉड, व्हाट अ क्वेश्चन मतलब टीचर जॉन, जैक, कितने सारे टीचर हैं इसमें। टॉम को दूसरों को कैसे बताना चाहिए? ये टॉम है, अब वो किसी को कैसे बताए कि उसे जैक से बेहतर शिक्षक जॉन पसंद है। मतलब जैक से बेहतर उसे टीचर जॉन पसंद है। जॉन मतलब उसे जैक इतने खास पसंद है नहीं, लेकिन जॉन उसे ज़्यादा पसंद है। शिक्षक जॉन शिक्षक जैक से बेहतर शिक्षक है। डैश शिक्षक जॉन शिक्षक से बेहतर शिक्षक है। तो जो टॉम है वह अपना क्या कर रहा है? वह अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है। वो अपनी बात बता रहा है कि जो मैथ पढ़ाते हैं जैक सर जो हैं, जो मैथ पढ़ाते हैं वो मुझे इतनी खास समझ में आती नहीं है, लेकिन वही मैथ जॉन सर पढ़ाते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो यही क्वेश्चन है, कंफ्यूज ना हों देखकर ये टॉम, जैक, जॉन इतना कुछ है। तो क्वेश्चन बस यही है कि टॉम अपना ओपिनियन दे रहा है कि मुझे जैक से ज़्यादा जो जॉन सर हैं वो अच्छे लगते हैं इन माई ओपिनियन। 56 नंबर क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बोथ। प्रभावी संचार दोनों के लिए है। प्रभावी संचार दोनों के लिए है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बोथ स्पीक एंड लिसनिंग वेल। प्रभावी संचार तभी बेहतर है जब हम स्पीक यानी कि बोलते भी अच्छे से हैं और सुनते भी अच्छे से हैं। मतलब अगर हम बोलना जानते हैं अच्छे से तो सुनना भी हमें आना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन ए। 57 नंबर क्वेश्चन है वी हैव टू डैश फॉर इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम। हमें कक्षा में निर्देशों के लिए डैश करना पड़ता है। हमें कक्षा में निर्देशों के लिए क्या करना पड़ता है? लिसन। टीचर जब आते हैं, हमारे जो क्लास टीचर है वो जैसे ही आते हैं तो हमें उनके निर्देश सुनने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ तो आप मेरे निर्देश सुनते हो कि आज क्लास नंबर 6 है, इसके टॉपिक हम करेंगे, तो ये मैं आपको निर्देश देती हूँ। राइट, ये भी कहती हूँ कि अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो आप दीजिए, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए। तो हम कक्षा में निर्देशों के लिए क्या करते हैं? सुनते हैं। टीचर जब आते हैं तो वो हमें बताते हैं, तो निर्देशों के लिए क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है। 15 नंबर क्वेश्चन है लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट टू डैश द इन्फॉर्मेशन गिवन। दी गई जानकारी डैश के लिए सुनना महत्वपूर्ण है। इनमें से फॉरगेट, ओवरकम, अंडरस्टैंड या फिर डिसओबे। क्या होगा? अंडरस्टैंड। दी गई जानकारी समझने के लिए सुनना महत्वपूर्ण है। भाई कोई भी जानकारी उसको हम समझेंगे ही नहीं। कोई भी जानकारी है अगर हम अच्छे से सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? राइट, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी।
59 नंबर क्वेश्चन है थिंग्स और एक्टिविटीज़ दैट वी एंजॉय आर। जिन चीज़ों या गतिविधियों को हम आनंद लेते हैं वे डैश हैं। जिन चीज़ों या गतिविधियों का हम आनंद लेते हैं तो वे चीज़ें क्या हैं? डिसलाइक, नापसंद। भाई कोई चीज़ नापसंद नहीं है तो वो हम उनका आनंद कैसे ले सकते हैं? निगेटिव, बोथ ए एंड बी, या फिर लाइक। क्या होगा? निगेटिव नहीं होगा, बोथ ए एंड बी तो फिर होगा ही नहीं। तो ये तीन ऑप्शन होंगे। भाई जो चीज़ें हमें पसंद हैं हम उन्हीं को तो करते हैं। ऑप्शन डी। 60 नंबर क्वेश्चन है डिसलाइक्स आर थिंग्स टुवर्ड्स विच वी हैव डैश। नापसंद वो चीज़ें हैं जिनके प्रति हमारे मन में डैश होता है। जो नापसंद, डिसलाइक, हमें जो चीज़ें पसंद नहीं होती उनके प्रति हमारे मन में क्या होता है? निगेटिव इमोशंस होते हैं। ऑप्शन ए, निगेटिव इमोशंस। भाई फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ पसंद है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको पसंद है सब्जेक्ट, आपको कि थ्योरी में थोड़ा कम मज़ा आता है। थ्योरी में मज़ा मतलब कि आपको वो क्वेश्चन कम समझ में आते हैं। कोपा थ्योरी की बात कर रहे हैं, आप कोपा थ्योरी की क्लास लेते होंगे तो आपको जो क्वेश्चन है वो थोड़ी कम समझ में आते होंगे। अब कम समझ में आते तो आपको थोड़ा कम पसंद होगा। भाई क्वेश्चन करने में तो वही मज़े आते हैं जब हमें उनके आंसर पता हो। जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको पसंद है तो आप में एक पॉजिटिव इमोशन है कि भैया हम कर लेते हैं, अब तो रोज़ क्लास करेंगे और सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करेंगे। कंपटीशन में देखती हूँ, कंपटीशन होता है लाइव चैट पे, देख रही हूँ, मतलब कि मैं आधा क्वेश्चन पढ़ पाती हूँ, तुरंत आंसर देते हैं। बस इसी आंसर देने की होड़ लगी है कि मैं पहले दूंगा और आगे चल के फिर ये हो कि हाँ भैया मैं ही सबसे होशियार स्टूडेंट हूँ इस क्लास का। यही जताने के लिए तो आप ऐसा करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो आपको पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपके पास है पॉजिटिव इमोशन। इस वजह से आप बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर देते हैं, पढ़ते हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर पसंद नहीं होती तो उसमें हमारे होते हैं निगेटिव इमोशंस। मन नहीं करता है उस चीज़ को करने में, राइट। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी क्लास नंबर 7। टॉपिक हमारा वही रहने वाला है बेसिक इंग्लिश स्किल। क्लास 5, क्लास 6 एंड क्लास 7 ये 3 क्लास में हमारा जो टॉपिक है बेसिक इंग्लिश स्किल ये कवर हो पाएगा, राइट। तो 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं इस टॉपिक की, बेसिक इंग्लिश स्किल की, क्लास नंबर 5 एंड क्लास नंबर 6। अब अगला जो क्लास होगा वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, बेसिक इंग्लिश स्किल से, और इसी क्लास नंबर 7 के साथ हमारा जो टॉपिक है वो हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट। कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको ज्वाइन मेंबरशिप, आपको ज्वाइन नहीं होना है चैनल से, मेंबरशिप नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बेहतर रहेगा, राइट। तो मिलते हैं आपको क्लास नंबर 7 में। प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी और कोपा थ्योरी की। जिन्होंने नहीं देखी है इन क्लासेस को, उन क्लासेस को आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपके सामने है, स्क्रीन पर ही प्लेलिस्ट शो हो रही है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो क्लासेस देखने को मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपको शाम के 4 बजे। रोज़ शाम के 4 बजे क्लासेस होती है, राइट। 3 दिन कोपा थ्योरी की हम क्लास करते हैं और 3 दिन हम अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास करते हैं। बाकी संडे को आपकी छुट्टी होती है जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको क्लास नंबर 7 में शाम के 4 बजे।